हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आपको इंटरप्रिटेशन स्किल चाहिए। इंटरप्रिटेशन स्किल का मतलब क्या हुआ कि जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लिया तो उसकी जो भी रिजल्ट्स निकल के आए उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उससे आप क्या समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो रिजल्ट निकाला वो जीरो आया तो उसका क्या मतलब है, वो इन्फिनिटी आया तो उसका क्या मतलब है, वो मोर देन वन आया तो क्या मतलब है, लेस देन वन आया तो क्या मतलब है। ये इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। साथ ही में कहा जाता है कि जो बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, उनको पता होना चाहिए कि क्या इलास्टिसिटी है, प्राइस की फ्लक्चुएशन से कितना फर्क पड़ता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, और जो फर्क पड़ता है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मतलब कि अगर रिजल्ट लेट से आपका 1.8 आता है तो व्हाट डज इट मीन। अगर आपका रिजल्ट आता है 0.0005 तो इसका क्या मतलब है, जीरो आता है तो क्या मतलब है, इन्फिनिटी आ जाता है तो क्या मतलब है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग 5 अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं, और उस 5 रिजल्ट्स का एक अपना मीनिंग है। उस मीनिंग को समझेंगे हम इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, ग्राफ के थ्रू भी और थियोरिटिकल वे में भी। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो मोस्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं अगर डिमांड की बात करें तो। ठीक है, चलिए सर देखते हैं। तो सिंपली कहा जा रहा है कि भाई साहब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो कहां से लेके कहां तक हो सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जीरो से नीचे जाएगी नहीं, नेगेटिव तो जाएगी नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं, तो नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं। तो लीस्ट कितना हो सकता है, जीरो, और हाईएस्ट कितना हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी। आपने लास्ट वीडियो में भी ऐसा देखा था। तो हमेशा ये जो फॉल करेगा ये कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन व्हाट, या तो जीरो या तो इन्फिनिटी के बिटवीन का कोई भी फिगर ये हो सकता है। अब अपने को समझना है इसको 5 क्राइटेरिया के अंदर। 5 क्राइटेरिया कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है, एक तो जीरो हो गया, एक आपका इन्फिनिटी हो गया, एक हो गया आपका जीरो, दूसरा हो गया आपका इन्फिनिटी। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा। उसके बाद होता है कि भाई साहब बिल्कुल डॉट वन आया, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था 5 सिचुएशन। एक था बिल्कुल मिड वैल्यू जिसको हम कहते हैं वन रिजल्ट आएगा, तो उसका क्या मतलब है, जीरो आएगा क्या मतलब है, इन्फिनिटी आएगा तो क्या मतलब है, एक से बड़ा आएगा तो क्या मतलब है, और एक से छोटा आएगा तो क्या मतलब है। तो ये 5 सिचुएशन आपके यहां पे निकल के आती है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो की। अगर इलास्टिसिटी जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इफ देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस चेंजेस, दैट इज व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू अ प्राइस चेंज। बहुत ही गंदी सिचुएशन होगी भाई साहब, आप प्राइस के अंदर कोई भी बदलाव कर लो, इलास्टिसिटी कोई है ही नहीं। ऐसा किसके साथ होता है, इसका होता है नेसेसिटी गुड्स के साथ। अगर नेसेसिटी गुड्स हैं, मोनोपोली चल रही है, आप जो कंज्यूमर है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या उनको वो कंज्यूम करना ही करना है किसी भी हालत में, तो उस केस में कहा जाता है कि आप प्राइस बढ़ा लो, घटा लो, उन्हें जितना कंज्यूम करना है वो उतना ही करेंगे। आप प्राइस सस्ती कर दोगे तो कोई नमक ज्यादा नहीं खा लेगा, और अगर प्राइस महंगी कर दोगे तो ऐसा भी नहीं कि वो नमक खाना छोड़ देगा। तो ये ऐसी इलास्टिसिटी कुछ प्रोडक्ट की होती है जो कि नेसेसिटी नेचर के होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी जीरो आया तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आपने कितने भी प्राइस चेंज कर लिए, प्राइस चेंज आपका अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, तो आपने किसी भी प्रकार का चेंज कर लिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो उसको कहते हैं हमारा इलास्टिसिटी क्या है, जीरो है। तो समझ सकते हो आप, आपको इसको इस तरीके से अपने माइंड में सेट करना है। किस तरीके से कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी, इलास्टिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है कोई रबड़, एक तरीके से आप सिंपली बोलो तो रबड़ है। अब रबड़ कितना इसको खींचा जा सकता है, कितना इसको बड़ा किया जा सकता है, या ऐसा कोई इलास्टिक है जो कि खींचा ही नहीं जा सकता, बड़ा ही नहीं किया जा सकता। तो आपको ऐसे समझना है कि प्राइस के अंदर चेंज कर रहे हैं तो भाई साहब वो तब भी रबड़ उतना ही रहेगा। रबड़ के अंदर ना सिकुड़न है, ना वो और फैल सकता है, ना कोई एक्सपेंशन है, ना ही उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन है। तो वैसी सिचुएशन में कहा जाता है कि इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर ना स्ट्रेच हो रहा है, ना वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर ना कमी आ रही है, ना उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। तो उस केस में कहा जा रहा है कि कोई इलास्टिसिटी नहीं है भाई साहब, जीरो है, प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। नेक्स्ट आता है वन। वन कब होगा, जब जितना परसेंटेज चेंज होगा आपके प्राइस के अंदर उतना ही परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब कि 10% प्राइस घटता है तो 10% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उस केस में क्या होगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो आएगा वन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये तो, कि अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो उस केस में रिजल्ट आपका आएगा वन। ठीक है ना। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका होगा ग्रेटर देन वन का कॉन्सेप्ट। मतलब कि जहां पे हमने 2% प्राइस में चेंज करते हैं तो 10% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। मतलब कि 2% हमने प्राइस घटाया तो 10% जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। तो भाई साहब 2% से 2% ही फर्क आता, तो हम क्या बोलते हैं उसको,
यूनिटरी, मतलब उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी कितनी है इसकी 1 है, लेकिन 2% से फर्क आ रहा है 10% का, 3% का, 5% का। कहने का मतलब क्या है कि इस परसेंटेज से, प्राइस के परसेंटेज से ज्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज में, तो उस केस में कहा जाएगा कि दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी कैसी आएगी आपकी 1 से ज्यादा आएगी। और वही उल्टा होगा कि आपने 2% चेंज किया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है 1% का या 98% का, तो उस केस में उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, लेस देन 1। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो भी चेंज किया गया परसेंटेज प्राइस के अंदर, उससे कम बदलाव आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज के अंदर, तो उस केस में कहा जाता है कि ये आपका इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। इनके नाम भी है कुछ, क्या नाम है कि अगर 0 होगा, मतलब इसके अंदर सेम चेंजेस होंगे, तो उस केस में उसको कहते हैं इलास्टिसिटी 1 है, इसको कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है सर। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब क्या है कि बहुत इलास्टिक है भाई साहब, तुम 2% चेंज कर रहे हो, ये 10% फैल जा रहा है, तुम 2% बदलाव ला रहे हो, तो इसमें जब बदलाव उससे बड़ा आ रहा है तो इसको कहा जाता है कि ये बहुत इलास्टिक है, मतलब कि डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। और वही चीज अगर आप 2% चेंज कर रहे हो तो 98% या 0.1% चेंज आ रहा है, मतलब कि यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ तो रहा है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको कहा जाता है कि वो इन इलास्टिक है। मतलब इलास्टिसिटी है लेकिन एज कंपेयर टू प्राइस नहीं है, उससे कम है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि ये इन इलास्टिक है। ये टर्म आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल प्राइस रिडक्शन से आपका जो डिमांड है वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई 10 रुपए का सामान बेचते हो तो कोई इसको लेट से 100 केजी खरीदता है, अगर आपने 9 कर दिया ना तो वो सारा माल खरीद लेगा, 100 ही खरीदेगा, सारा माल खरीद लेगा। और अगर आपने इसको 11 कर दिया तो वो कुछ नहीं खरीदेगा। ये सिचुएशन को समझो, बहुत ही डेंजरस है। मतलब कि 10 रुपए पे वो 100 खरीद रहा है, लेकिन अगर आपने 10 से 9 कर देते हो तो वो सारा माल खरीद लेगा। और अगर 10 से आप 11 कर देते हो तो उसके वो कह रहा है जी मैं एक भी ना खरीदूं। ऐसा कब होगा? जब उसके पास ऑप्शंस होंगे। अगर ऑब्वियसली बात है एक बिस्किट है या फिर एक कोई ऐसा आइटम है, कोई चॉकलेट है या कोई एक सपोज करो कोल्ड ड्रिंक है, वो सारे जनरली सेम प्राइस के होते हैं मार्केट में, क्योंकि आपस में परफेक्टली कंपटीशन वो क्रिएट कर रहे होते हैं। अब अगर किसी के अंदर एक चेंज आएगा तो ऑब्वियसली बात है जो जितने भी कंज्यूमर होंगे वो उठ के दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, अनलेस कि उसके अंदर कोई भी डिफरेंस हो। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं बिल्कुल सोल है। बिल्कुल सपोज करो पेट्रोल है, अब पेट्रोल आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो दे रहा है लेट से 80 रुपए के हिसाब से, और वही भारत पेट्रोलियम आपको देने लगे अगर लेट से 78 के हिसाब से, तो कोई इसकी जगह अपनी गाड़ी बाइक वगैरह नहीं लगाएगा। ऑब्वियसली बात है सारे भागे भागे जाएंगे भारत पेट्रोलियम पे। रीजन भी क्योंकि भाई साहब क्वालिटी में तो कोई यहाँ पे चेंजेस होंगे नहीं ना, कोई बदलाव हो नहीं सकता, पेट्रोल तो पेट्रोल ही है। और अगर कोई सस्ता दे रहा है तो सारे भागेंगे। और वही अगर कोई 81 का देने लगेगा तो वो बोलेगा भाई साहब तुम्हारे यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, एक बंदा भी नहीं आएगा, मतलब तुम्हारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और अगर तुम 80 रखते हो, बाकी सारे भी 80 रखते हैं, तो कुछ तुम्हारे पास चले जाते हैं, कुछ किसी के पास चले जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो आपको पता है ये बेस सिचुएशन निकल के आएगी। तो इसलिए इनफाइनाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन होती है। क्या कहा जा रहा है? व्हेन अ स्मॉल प्राइस रिडक्शन रेजेस द डिमांड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। थोड़ा चेंज किया, डिमांड जो है 0 से इन्फिनिटी तक चली गई। अंडर सच अ केस कंज्यूमर विल बाय all that they can obtain of the commodity at some price if there is a slight increase in price। वही अगर आप बढ़ा दो, they would not buy anything, कुछ ना खरीदेंगे वो from the particular seller। this type of demand curve is found in the perfectly competitive market। obvious सी बात है कि ऐसे मार्केट में बनाया जाता है जो कि बिल्कुल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है सर। अब इसी को ग्राफ में प्लॉट किया गया है, इसको आपको और समझना है। सबसे पहली सिचुएशन आ रही है आपकी क्या, जिसके अंदर आपका जो इलास्टिसिटी है प्राइस का वो क्या है, आपका 0 है। 0 कब होगा कि सर जी जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि उस केस में आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है इतनी ही रहेगी, चाहे प्राइस ये हो तब भी ये इतना ही रहेगा, प्राइस ये हो तब भी इतना ही रहेगा, और प्राइस कम हो जाए तब भी इतना ही रहेगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी ये इतना ही रहेगा। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल स्थिर है, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1 कब होता है? जब क्वांटिटी के अंदर जितना आपका परसेंटेज बदलाव है प्राइस के अंदर, उतना ही परसेंटेज का बदलाव आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो उसको कहते हैं हम 1। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे कि इस जगह पे आपका ये सिचुएशन था, ये हल्का सा आपका प्राइस कम हुआ तो उसी प्रोपोर्शन में ये क्वांटिटी क्या हो गया, आपका बढ़ गया। फिर हल्का सा प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। मतलब जितना कम होगा उतना ही बढ़ेगा, जितना ये प्राइस कम होगा उतना ही बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना बढ़ेगा। तो मतलब ये इक्वल चलेगा, जितना गिरावट आएगी उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये गिरेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है, जहां पे बिल्कुल इक्वल चलेगा।
ठीक है सर। तीसरा था आपका इनफाइनाइट, तीसरा तो खैर नहीं था, पांचवा था ये, बट ग्राफ की प्लॉटिंग इस तरीके से की गई है। तो तीसरा आप पांचवा समझ लेते हैं बेसिकली इनफाइनाइट का। तो इनफाइनाइट में बेसिकली क्या कहा गया कि आपका प्राइस जो आप इसको छेड़ नहीं सकते, प्राइस छेड़ोगे अगर बिल्कुल प्राइस जीरो नीचे कर दोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, और प्राइस अगर आप बढ़ा दोगे तो उस केस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये और ये जस्ट अपोजिट ग्राफ बनते हैं। जहां पर हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वांटिटी के अंदर कोई प्राइस का अफेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए क्वांटिटी आपकी इस तरीके चलती है। और यहां पे हम कहते हैं कि भाई साहब प्राइस नहीं छेड़ सकते क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो प्राइस तो यही रहेगा। अब क्वांटिटी डिपेंड करती है कि भाई साहब लोग कितना आपसे खरीदते हैं, कितना किसी और से खरीदते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन प्राइस जो है वो यही रहेगी। प्राइस के अंदर चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे सब आपसे लूट मारेंगे, और अगर थोड़ा सा भी घटा दोगे तो आपकी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आप कहते हो कि ना, ऐसा मार्केट है हमारा जहां पर हम प्राइस के साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो प्राइस आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इंफिनिटी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, जहां पर हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। आपने देखा ग्रेटर देन 1 सर कब होगा? ग्रेटर देन 1 तब होता है, ग्रेटर देन 1 सर कब होगा? मान जा बालक, मान जा बालक। हाँ जी, ग्रेटर देन 1 कब होगा? ग्रेटर देन 1 तब होता है जब हम कहते हैं कि प्राइस में हम थोड़ा चेंज करते हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। देखो जैसे कि प्राइस आपने यहां से लेके यहां इतना सा घटाया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड यहां से लेके यहां तक बढ़ गया। मतलब कि ये अगर लेट से मैं कहता हूं 10% हमने कम किया तो ये 30% चेंज आ गया, 20% आ गया, इवन 12% आ जाए, इवन 11% क्यों ना आ जाए, मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होगा वो आपका क्या होगा? मोर देन 1 आएगा। और मोर देन 1 आएगा तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका है इलास्टिक। मोर देन 1 आएगा तो हम क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? इलास्टिक है। और वही दूसरी सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कब बोलते हैं? जब वो लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 कब आएगा? जहां पे आप प्राइस घटा रहे हो, देखो इतना लेट से 10%, और क्वांटिटी में कंपेरेटिवली कम चेंज आ रहा है। क्वांटिटी जो हो रही है, इस प्राइस पे लोग इतना खरीद रहे थे, आपने प्राइस घटा दिया लेकिन क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है। 10% तो लेट्स से ये 8% बढ़ी है, 7% बढ़ी है, इससे कम बढ़ी है। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये है लेस देन 1 वाली, और इस सिचुएशन को कहा जाता है इन इलास्टिक। ठीक है सर। तो ये 5 सिचुएशन आपको समझना बहुत जरूरी था, जो कि आपने पांचों सिचुएशन यहाँ पे देखी हैं। इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, आपको पांचों के नाम पता होना चाहिए और पांचों किस तरीके से यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ थोड़ी सी क्लैरिटी आपको यहाँ पे दी गई है, और इसी के ऊपर कह रहा है क्या कि जब जीरो होगा मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं होता प्राइस के साथ। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब कि अगर 1 से कम होता है तो हम बोलते हैं इनइलास्टिक है, लेकिन अगर जीरो ही हो जाए मतलब क्या है? 1 इज व्हाट? इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं यहां पे, चलो यही देखते हैं। चलिए 1 क्या है आपका? 1 है आपका यूनिटरी, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये तो बिल्कुल शून्य हो गया। 1 से नीचे आता है, 1 से नीचे आता है और 0 तक आता है, तो इस सिचुएशन के बीच में जितनी भी फिगर होती है 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो उसको बोलते हैं भाई साहब इन इलास्टिक है। ये क्या है आपका? इन इलास्टिक है। और अगर बिल्कुल ही 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, बिल्कुल 0 हो गया तो बोलेंगे इसको परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई साहब 1 से नीचे जाएगा इन इलास्टिक, लेकिन बिल्कुल ही नीचे चला गया भाई तो शून्य पे आ गया, शून्य पे आ गया तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कंप्लीटली इन इलास्टिक। ठीक है, अब अगर ये 1 से ऊपर जाता है तो अपने को पता है क्या बोलते हैं इसको, कि अगर 1 से ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो लेकिन इन्फिनिटी और 1 के बीच की सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं कि क्या है? इलास्टिक है। सर ठीक है, इलास्टिक बोलते हैं। और अगर हम कहते हैं कि बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला गया तो कौन सा इलास्टिक होगा? जैसे ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, वैसे ये क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है सर, तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। 5 सिचुएशन और इनके 5 नाम। 1 इज यूनिटरी, उसके बाद 1 से नीचे आता है आपको पता लगा इनइलास्टिक, और बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक, सिंपल नाम है। 1 से ऊपर जाता है बोलते हैं इलास्टिक है, और बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा मतलब इन्फिनिटी पे चला गया तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है सर, तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा आपका ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो 1 से कम में हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। सिचुएशन क्या होती है? जहां पे हमारा परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होता है वो कम होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस। मतलब कि प्राइस के अंदर का 10% चेंज आया है तो 10 से कम परसेंट का चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। 9, 8, 7, 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। 1 कब होगा? जब बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डज प्राइस। मतलब जितना प्राइस के अंदर सेम चेंज हुआ परसेंटेज के अंदर, सेम परसेंटेज बदलाव आई है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, उसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी।
नाउ नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका ग्रेटर देन 1 है, लेकिन वो लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा लेकिन इन्फिनिटी से कम है और 1 से बड़ा है, तो उसके इसमें कहते हैं कि जहां क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंज आया है वो ज्यादा आया एज कंपेयर टू प्राइस, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। और इन्फिनिटी आता है जहां पे कहते हैं कि परचेजर आर प्रिपेयर टू बाय ऑल, या तो वो सारा खरीदेगा या तो कुछ नहीं खरीदेगा, मतलब purchaser are prepared to buy all they can obtain at some price and none at all at the even slightly higher price। अगर थोड़ा सा ही महंगा कर दोगे तो कुछ नहीं खरीदेगा, थोड़ा सस्ता खरीदोगे तो सारा खरीद लेगा, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। भाई साहब बिल्कुल इलास्टिक है, बदलाव यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है और जनरली कोई करता भी नहीं है। ठीक है सर, ये सिचुएशन और समझ में आई हमें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी को एक इलस्ट्रेशन के वे में लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन वही है जो आपके पीछे एक इलस्ट्रेशन आया हुआ था, जिनको यहाँ पे कोट भी कर दिया कि पेज नंबर 2.37 पे, आप पीछे जाके देख लेना, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। पेज नंबर 2.37 पे आपको एग्जांपल दिए गए थे 3 टाइप की कमोडिटी के, रेडियोस, व्हीट और कॉमन सॉल्ट। अब कहा जा रहा है अगर उसी को हम सॉल्व करके देखें और फिर उसका नामकरण करने की कोशिश करें कि ये क्या था। हमने पीछे सॉल्व तो कर लिया था लेकिन उसको नाम नहीं दिया था कि जब रिजल्ट आया उसका क्या नाम है, किस टाइप की इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब क्या है, क्या वो 5 नाम आपको पता लगे, आपको उसका नामकरण करना है। ठीक है ना, तो कहा गया चलो रेडियस का कैलकुलेट करते हैं। रेडियस का कैलकुलेट किया गया और देखो कौन से मेथड से कैलकुलेट किया गया है, तो मेथड लगाया गया है यहाँ पे किसका, आर्क का। मेथड किसका लगाया गया, आर्क इलास्टिसिटी का। तो इन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, आपकी अपनी श्रद्धा आप किसी और तरीके से कर लो, जस्ट यहाँ पे हमारा इंटेंशन इसको समझने का नहीं है, इसको समझने का नहीं है, इंटेंशन हमारा इसके नेचर को समझने का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया है, वो उनकी कॉल थी, आपको यह फॉर्मूला यूज कर लो, इट्स योर विश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो इन्होंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया इसका रिजल्ट 1.8 विच इज व्हाट, मोर देन 1। मोर देन 1 होगा तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक है। इन्फिनिटी है क्या, नहीं सर इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी होता तो क्या हो जाता, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता। ये आपका लेस देन 1 आया 0.37, 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। अब देखो ये बिल्कुल और कम आ गया, लेकिन 0 से थोड़ा सा तो ऊपर है ना, तो जब तक 0 से ऊपर रहेगा तब तक ये इनइलास्टिक ही कहलाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर कंप्लीटली इनइलास्टिक नाम नहीं दोगे। ऑल्दो ये 0 के समान ही है, 0.027 बिल्कुल ही न्यूनतम बदलाव है, लेकिन 0 से ऊपर है, तो 0 से ऊपर है कॉमन सॉल्ट के केस में, तो ऑब्वियसली बात है आप इसका नाम रखोगे क्या, इनइलास्टिक ही रखोगे। ठीक है सर, चलिए ये चीज में हमें एग्जांपल में समझ आया कि इस तरीके से भाई साहब क्वेश्चन चलता है कि क्वेश्चन होता है उसमें सिचुएशन भी होती है और उसका हमें नेचर बताना होता है। तो हमारे एग्जाम में ये नेचर पूछे जा सकते हैं कि भाई साहब नेचर कोट करो, एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको कहा जाएगा बताओ नेचर कौन सा है, आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे या उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इस तरीके से पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से उसकी पहचान होती है, किस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है कि किस टाइप की इलास्टिसिटी ये है। ठीक, नो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी और देख लेते हैं जो आपका मॉड्यूल बताना चाह रहा है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। What do we note in the above hypothetical example? क्या आपने नोट किया? We note that the demand for radios is quite elastic. ठीक है सर, हमने देखा कि जो रेडियोस की डिमांड थी वो क्वाइट इलास्टिक थी, while demand for wheat is quite inelastic. जो wheat की डिमांड है वो क्वाइट inelastic and demand for salt is almost the same even after a reduction in price. कह रहा है क्या कि भाई सब सॉल्ट में तो फर्क ही नहीं आया, देखो ना 1000 से 1005 हो गया, 1000 से आपका 1005 हो गया था, तो बेसिकली क्या फर्क पड़ा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कॉमन सॉल्ट है भाई साहब, सॉल्ट है, कोई ज्यादा कंज्यूम थोड़ा कर लेगा, ना ही वो कम कंज्यूम कर लेगा। अगर 1005 की बात करूं तो 1005 से वो 1000 पे आ गया, आप प्राइस बढ़ा भी दो तो कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी, प्राइस घटा भी दो तो कंजम्पशन बढ़ नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी का नेचर क्या है, वो कमोडिटी का बिहेवियर क्या है, किस टाइप की, किस कैटेगरी की कमोडिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। रेडियोस, टेलीविजन होते हैं तो वो जनरली इलास्टिक ही होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अभी समझेंगे इस चीज को हम और डीपली समझेंगे आगे चल के, अभी आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर। बट आपको ये चीज खुद भी रिलेट करनी कि वैसा बिल्कुल जरूरत की चीजें होंगी तो वो हमेशा कम इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा लेकिन कम इलास्टिक होगा। और वही अगर नेसेसरी के अलावा अगर लग्जरी गुड्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है, मोबाइल फोन वगैरह होंगे तो इनमें प्राइस में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपको एक फोन मिल रहा है लेट्स से 10K का और एक फोन मिल रहा है 9.8K का, और अगर सिमिलर फीचर्स होते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है भागे भागे जाते हैं उसके अंदर, तो वहां पे प्राइस का बहुत फर्क है। लेकिन जो नॉर्मल चीज होती है जैसे कि आटा, दाल, चावल, इस टाइप की चीजें हो गई, तो उन चीजों पे लेस रेलेवेंट होता है, इलास्टिक है वो भी लेकिन वो इन इलास्टिक नेचर में आता है क्योंकि जो उसके अंदर बदलाव का परसेंटेज होता है विच इज लेस देन 1 एंड नॉट इवन 0। ठीक है सर, जनरली इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऑल्सो वी फाइंड द डिमांड फॉर गुड्स लाइक रेडियोस, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, इस टाइप के जो गुड्स होते हैं इनकी डिमांड हमेशा क्या होती है, इलास्टिक होती है, ऐसा पाया जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर भी। नाउ डिमांड फॉर गुड्स लाइक व्हीट, राइस, इस टाइप की जो नेसेसिटी गुड्स होती है इनकी डिमांड की बात करें तो जनरली क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। डिमांड फॉर सॉल्ट इज हाईली इनइलास्टिक, मतलब कि भाई साहब सॉल्ट तो बिल्कुल ऐसा कैटेगरी का प्रोडक्ट हो गया जिसकी जरूरत आपको बिल्कुल ज्यादा ही ज्यादा है, उसके अंदर आप ऐसा भी नहीं कि कम कंज्यूम करने लग जाओगे या ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे।
ठीक है, तो इसलिए ये हाईली इनइलास्टिक है, बट हाईली इनइलास्टिक का कोई नाम नहीं है, इसलिए ओवरऑल कैटेगरी इसकी इनइलास्टिक की ही बनती है। और परफेक्टली इनइलास्टिक, व्हाई डू वी फाइंड सच अ डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, क्यों ऐसा होता है, वी शैल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, तो मैंने भी बताया आपको, ऑब्वियस बात है, मॉड्यूल में आगे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एट द लेंथ दोज फैक्टर्स, हमें ये पढ़ना है, ये पूरा एक हमारा एक अलग वीडियो बनेगी इसकी, जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिफरेंसेस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है और वो डिपेंड करते हैं कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, तो इन सारे फैक्टर्स को अपने को समझना है आगे चल के। फर्स्ट वी विल कंसिडर अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी विच इज कॉल्ड टोटल आउटले मेथड। ठीक है सर, मतलब इतनी बातें यहां पे हो गई। अब एक मेथड आपको और बताया जाएगा जिसके अंदर हम कहते हैं कि टोटल आउटले मेथड नाम की एक चिड़िया होती है, जिसके तरीके से, जिसको यूज करते हुए भी आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हो। मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको आप टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हो, जैसे टोटल आउटले मेथड है, इसी तरीके से इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहा जाता है। आप जब इसको पढ़ोगे अभी मेरे साथ अगले पार्ट के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि कितनी जेन्युइन तरीके से आपको बिल्कुल रिलेट किया गया है कि बेटा इस तरीके से सोच के देखो ना, तब भी तो रिजल्ट वही निकल के आएगा और उसकी मीनिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन भी तो वैसे निकल के आएगी। तो बड़ा ही यूनिक और शानदार मेथड है, कवर करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहें और पढ़ते रहें। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।